वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का सेकंड टॉपिक बोल्टेड कनेक्शंस। तो ये टॉपिक ना आपका एक तरह का बेस रखता है डीएसएस का, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज इसमें हम पढ़ेंगे बोल्टेड कनेक्शंस क्या होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे हम, इसके फेलियर्स पढ़ेंगे और इसके हम पढ़ेंगे कुछ डिजाइन फॉर्मुलास जो कि आपको हेल्प करेंगे डिजाइन करने में। तो आज के लेक्चर में हम डिजाइन नहीं करेंगे, डिजाइन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा ऐसे बड़ा हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो बोल्टेड कनेक्शन, देखो इस बार जो मैंने बनाया ना नोट्स, ये आपको एग्जाम पर्पस के लिए बनाया। मतलब कि मैंने तो वैसे सारा उठाया ये अपना आईएस कोड 800 पे, ठीक है। 800 पे हमारा ये कोड बनता है स्टील का, जिसमें सारे मैंने आपको ये फॉर्मुला उठाया, क्लासिफिकेशन बोल्टेड कनेक्शन क्या होता है, सब मैंने वहीं से उठाया आईएस 800। लेकिन इस बार जो मैंने नोट्स बनाया ना, ये मैंने आपको एग्जाम पर्पस के लिए बनाया, तो इसलिए मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा ना आप नोट करते रहना ताकि आपके भी नोट्स बन जाए। तो देखो, अ बोल्ट इज अ मेटल पिन विद अ हेड फॉर्म्ड एट वन एंड and shank threaded at the other in order to receive a nut। तो देखो, अगर मैं इसको आपको इमेज दिखाऊं आपको, आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि बोल्ट इज अ मेटल पिन विद अ हेड। तो ये हमारी मेटल पिन है जिसमें हेड है एक एंड पर और दूसरी एंड पर शैंक है जिसमें लास्ट में हमारे थ्रेडेड हो जाता है, ऐसे थ्रेड्स हमारे पड़ते हैं। ये तो आपको पता ही है कि आपने बोल्ट हमेशा देखा हुआ है जहां पे हमारे ऐसे ये नट आया था। आप नट भी देख सकते हैं, अच्छे मैंने बनाया और मैंने सारी यहाँ पे आपको नेमिंग कर दिया। जैसे समझो ये शैंक हो गया हमारे, यहाँ से लेके यहाँ तक शैंक होता है, ये हमारे वॉशर्स होते हैं, एक ये ठीक है। अब यहाँ पे हमारे थ्रेड्स हो गए, ये हमारा नट हो गया, ये हमारा हेड हो गया। अब इसका अगर शैंक का ये जो आप डायमीटर देख सकते हो डी होगा, तो हमारे जो हेड का डायमीटर होगा 1.65 डी हो जाएगा, ठीक है। इसका ये वाला लाइन इतना हो जाएगा पोर्शन, और इसका ये वाली लाइन तुम्हारी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 0.65 डी, और इसकी कितनी हो जाती है 0.8 डी। तो यहाँ से मैंने आपको ये चीजें बता दी है, थोड़ी जरूरी भी है और नहीं भी, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। और यहाँ से यहाँ का इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिप बोल देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का इसको डिस्टेंस को हम ग्रिप बोल देते हैं, ठीक है। बाकी वॉशर नट बस ये इतना ही आपको नट, और आपने देखा भी होगा घर पे, आप रोज ही देखते हो ये सारी चीजें। तो अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट, देखो इसमें ज्यादा ये सिर्फ मैंने नोट्स के लिए करा है, इसमें हम ज्यादा नहीं इसमें आएंगे अंदर। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट्स चार तरह की होती है। कैसे, टाइप ऑफ शैंक पर जाती है, कौन से पे, अनफिनिश्ड बोल्ट्स, टर्न बोल्ट्स। और उसकी नेक्स्ट आती है मटेरियल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते हैं, कौन से ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर बोल्ट्स बनते हैं, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स बनते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट्स ड्यू टू शेप ऑफ हेड एंड नट पर हमारे बनते हैं स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। और पिच एंड फिट ऑफ द थ्रेड पे हमारे क्या बनता है, स्टैंडर्ड, कोर्स और फाइन। तो ये कुछ चार तरह के होते हैं, और इसको मैंने जानबूझ के नहीं समझा रहा क्योंकि सिर्फ नोट्स पर्पस के लिए आपके। अब वो कहीं पे भी नहीं पूछेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट्स बता दो ये सारी चीजें और एक्सप्लेन कर दो ये सारी चीजें, कोई नहीं पूछता क्योंकि इसमें सिर्फ आते डिजाइन के क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इससे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू आईएस 1367/2002, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले पे आपको सारा डिपेंड करेगा, ठीक है। यहीं से आपको ये वाला अगर ये पोर्शन आपको समझ आ गया ना, आपका आगे बहुत ईजी हो जाएगा। फिर तो बाकी सारा तो कोड्स में दिया हुआ, आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी। देखो, बोल्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रॉपर्टी क्लासेस। हम कहते हैं कि जो बोल्ट्स होते हैं ना वो हमारे प्रॉपर्टी क्लासेस में हमारे क्लासीफाई हो जाते हैं। कैसे, 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 9.8, 10.9 एंड 12.9 डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ। ये सारे इनके स्ट्रेंथ पर हम ये ऐसे प्रॉपर्टी क्लासेस को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टी क्लास जो हम देते हैं ना, ये वैसी नहीं देते, इसका ना कोई महत्व होता है। क्या होता है वो देखो, फॉर एग्जांपल हम एक बार लेते हैं टेक प्रॉपर्टी क्लास 3.6 बोल्ट, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि टेक प्रॉपर्टी क्लास 3.6, ऐसे आपको दे देंगे तो आपको 3.6 दे दिया। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका सिग्निफिकेंस देखो क्या होता है। जो हमारे 3.6 है ना, जो इसमें 3 है, इसको हम क्या करेंगे, देखो 3 हमारा क्या बनता है, नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसे, इंटू में 100, इंटू में 100 जो भी यहाँ पे है उसको इंटू में 100 करके जो भी आपकी वैल्यू आती है वो एफ यू बी होती है। एफ यू बी हमने इसलिए लिखी क्योंकि बोल्ट के लिए। आपने पहले वाले लेक्चर में जो हमने वेल्डेड कनेक्शंस करा लेक्चर, उसमें हमने एफ यू लिखा था, वो हमारा प्लेट्स के लिए होता है। और नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारी बोल्ट्स के लिए होते हैं वो एफ यू बी के साथ है, बी का मतलब बोल्ट हो जाता है। तो इंटू 100 अपने ऐसे करते हो 300 एमपी हो जाता है, मेगा पास्कल आपका ऐसे बन जाता है एफ यू बी नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये तो आपकी बन जाती है। देखो, बोल्ट से ये पता चलता है, 3.6 से आपको पता चलता है कि एफ यू बी इसकी 300 एमपी है। अब देखो, 0.6 से हमें क्या पता चलता है, 0.6 से हमें पता चलता है यील्ड स्ट्रेंथ। इसका क्या होती है, इसकी डेफिनेशन की यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो हमने ये निकाले इज इक्वल टू 6/10। या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते थे 0.6 भी लिख सकते थे। मतलब कि ये पूरा ये पोर्शन आपको क्या बताता है, ये तो 3 ने आपको ये बता दिया, 0.6 ने आपको यहाँ पे क्या बताता है कि यील्ड स्ट्रेंथ, इसकी रेशियो बताता है यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ की ये आपका रेशियो होती है 0.6। अभी 0.6 होगी। अब नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हमें पता है, नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हमें पता है कि 300 है, तो यहाँ से आप इंटू में 300 कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ से हमारी निकल जाती है बोल्ट की 0.6 इंटू 300, 180 मेगा पास्कल। ये एफ बाई बी हमारे यहाँ पे क्या होगा 180 मेगा पास्कल। तो आपसे ये देखो एफ यू बी भी निकल गया, एफ बाई बी भी निकल गया, यील्ड स्ट्रेंथ भी निकल गई, नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ भी निकल गई। इसलिए ये बहुत जरूरी है। देखो 3.6, सिर्फ एक 3.6 ही आपको देखो कितना कुछ पता चल गया, ठीक है। बस अब ये आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई ना तो आगे बहुत ईजी रह जाएगा।
ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी। तो देखो बात है हमारे टर्मिनोलॉजी। उससे पहले मैं आपको एक बार ये डायग्राम समझा दूं ये कैसे है। देखो दो मेटल पीसीज है। अगर मैं चलूँ कि दो मेटल है, आप इसको राउंड में समझना, रेक्टेंगल समझना, ठीक है। दो मेटल पीसीज है जो कि आपको इन्फिनाइट लेंथ है, आपको लेंथ नहीं पता इनकी कितने है, कितने बड़े है आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये लैप जॉइंट में है, ऐसे लगे हुए हैं, ये ऐसे लगे हुए हैं और इनके ऊपर यहाँ से हमारे बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आर पार हो रहे हैं हमारे ये सारे बोल्ट हो रहे हैं, यहाँ से ऐसे इधर से ऐसे ये सारे जाएंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है ना। अगर मैं ऐसे रख दूं, एक बार मैं पेन वगैरह ऐसे रख दूं तो आपको पता चल रहा है। देखो यहाँ से इसकी साइड एलिवेशन बता रहा हूँ मैं इसकी, तो ऊपर से ऐसे बोल्ट इसमें ऐसे लगे होंगे, ठीक है। तो ये सारा लैप जॉइंट का होता है, जिसमें से देखो अगर मैं कहूँ ये ऊपर वाले, तो वैसे मुझे डॉटेड रखना चाहिए था क्योंकि ये नीचे वाला होएगा। तो ऐसे ये वाला, अब ये ऐसे बनी हुई है, ये कुछ इस तरह बनी होती है। मैं कह रहा हूँ कि ये वाली डॉटेड होनी चाहिए थी, मैंने डॉटेड नहीं दिखाई क्योंकि मुझे डिस्टेंस वगैरह दिखाने थे, ठीक है। अब आप समझ रहे हो ना क्या डायग्राम बना हुआ है। लैप जॉइंट है ये, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो इसमें टर्मिनोलॉजी देखो छोटी सी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सबसे पहले आती है देखो पिच ऑफ बोल्ट। तो पिच ऑफ बोल्ट क्या होती है, पी से हम लिखते हैं उसे। इट इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बोल्ट्स इन अ रो मेजर्ड along द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो हम कहते हैं इट इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बोल्ट। तो ऐसे बोल्ट की स्पेसिंग देखो, आप देख सकते हैं ये हमारा सेंटर आ गया। पेंसिल से मैंने लगाए हुए इनके मार्क्स, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है इजीली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सेंटर हो गया बोल्ट का, ये सेंटर हो गया बोल्ट का, और एक ही रो में, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाए वो हमारा पी हो जाए। क्या हो जाएगा, पिच ऑफ द बोल्ट हो जाएगा, ये पिच हो जाए। और इन्होंने कहा मेजर लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो हमेशा आप याद रखना है, जब भी हम ये करते हैं ना, हम हमेशा अज्यूम चलते हैं लोड आपका एक इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है ना, ऊपर से नीचे से कुछ भी लग रहा है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। तो ये मैंने ऐसे दिखाया, कितना भी लग रहा है मैं इसको पी ले सकता हूँ, ऐसे लेट पी कर सकते हैं। अगर बुक्स वगैरह में ऐसे पी दिया हुआ है, ठीक है। उस पर आता है देखो गेज डिस्टेंस। देखो गेज डिस्टेंस हमारा क्या है, इट इज द डिस्टेंस between the two consecutive bolts of adjacent row and is measured at right angles to the direction of load। या तो जैसे हम ये कह देते हैं स्मॉल जी से होता है, या फिर हम कहते हैं रोज का डिस्टेंस ही कह दो सीधा। ये देखो ये एक इसका हाफ से गया, एक इसका हाफ से, मतलब सेंटर टू सेंटर हो गया, ये जी हो गया, ठीक है। ये हमारा ऐसे जी हो गया, और ये किसके लगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो मेजर्ड एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ लोड कह लो, परपेंडिकुलर कह लो, एक लोड ऐसे लग रहा है, ये ऐसे होगी जी, ठीक है। आपको ये डायग्राम में अच्छे से समझ आ जाए। अगर ये सारी चीजें ना भी पढ़ो ना, फिर भी आपको डायग्राम में समझ आए क्या चीजें है। अब आता है देखो एज डिस्टेंस। ये एज और एंड में ना कभी कंफ्यूज मत होना है। एज हमारा स्मॉल ई होगा, एंड डिस्टेंस हमारा स्मॉल ई डैश होगा, और मोस्टली हमारा एज डिस्टेंस यूज होता है, एंड डिस्टेंस नहीं यूज होता। तो एज डिस्टेंस यूज होता है, हमेशा याद रखना। तो अब इसमें देखो क्या बोलते हैं एंड डिस्टेंस पर, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बोल्ट फ्रॉम द एडजेसेंट एज ऑफ प्लेट। तो जैसे एडजेसेंट एज मतलब जैसे हम ये वाला कह रहे हैं, या तो आप ऊपर का ले लो या तो नीचे, एडजेसेंट लेना है। देखो अब कैसे, इसका सेंटर ऑफ बोल्ट से एडजेसेंट प्लेट का एंड, ये हमारा एंड हो गया। तो इसको हम कह देते हैं एज डिस्टेंस। अब ये हमारा एज डिस्टेंस यहाँ पे भी हो सकता है ऐसे, अगर मैं बोलूँ इसको, ये हमारा एज डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है, ये भी हमारा ई हो सकता है, ठीक है। समझ रहे ना आप, नीचे को भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरफ डायरेक्शन में ना आना, क्योंकि अगर आप इस तरफ डायरेक्शन में आगे वो हमारा एंड डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया। मैं यहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, डिजाइन में करूंगा आपको जितना कंफ्यूज करूंगा मैं। तो यहाँ पे ई ऐसे हो गया, यहाँ पे ई ऐसे हो गया, ठीक है। ये आप समझ गए। अब जब हम इसमें आते हैं देखो एंड डिस्टेंस पे, तो ये क्या बोलते हैं, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट बोल्ट होल फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लेट। तो एंड ऑफ द प्लेट से जो हमारा ऐसे डिस्टेंस आता है ना होल का, देखो ई डैश, उसको हम ई डैश कहते हैं, जो कि हमारा एंड डिस्टेंस होता है, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट बोल्ट होल फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लेट। उसके बाद देखो स्टैगर डिस्टेंस। ये वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, चलो मैंने कहा यार समझ जाओगे बच्चे। स्टैगर डिस्टेंस हमारे क्या होता है, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टैगर्ड बोल्ट्स मेजर्ड ऑब्लिकली ऑन द मेंबर। इसमें क्या होता है, देखो ये तो हमारे पूरे अच्छे से लग रहा है सिमेट्रिकली। स्टैगर्ड कैसे हो जाता है, देखो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे लगा होता है। अब जो स्टैगर्ड डिस्टेंस होता है वो कैसे होता है, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से, ये वाला हमारा डिस्टेंस, हमारा हम इसको पी एस कह सकते हैं, स्टैगर्ड डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से हमारा इसमें से और इसमें से भी ऐसे हो सकता है, पी एस, ठीक है। आप समझ गए ना, मैंने हाथ हटा लिया, आप देख सकते हैं पी एस। बस इसकी टर्मिनोलॉजी इतनी है, इससे ज्यादा और चाहिए भी नहीं आपको। मोस्टली इंपॉर्टेंट आपकी क्या होता है, पिच, एज डिस्टेंस, बस। इसके अलावा आपको बाकी चीजें चाहिए भी नहीं होगी, बस आप ये रखना पिच ही होता है, एंड डिस्टेंस आप एज डिस्टेंस आपका ये होता है, ठीक है। मैंने भी अब एंड बोले, एज याद रखना, एज 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 डिस्टेंस। ये एज डिस्टेंस ही बहुत यूज में आएगा आगे, आप देखना सारे फॉर्मुलाज वगैरह में हमारा यूज आता है। अभी टर्मिनोलॉजी होगी, अब हम इसके फेलियर्स पढ़ लेते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ फेलियर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको 5 या 10 नंबर में थ्योरी में आता ही आता है, विद स्केचेस आता है। स्केचेस में आपको साथ साथ में दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले आता है shear failure of bolt। When shear stress in the bolt exceeds its per shear strength, the bolt will fail in shear at a section, single shear or more than one section, जिसे हम डबल shear भी कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कनेक्शन। देखो अब अगर आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ, देखो आपको डायग्राम से अच्छे समझ आएगा। अब देखो आप ये डायग्राम दे सकते हैं। अब ये वाला लैप जॉइंट है, ये सारे लैप जॉइंट है। अब आपको मैं दोबारा से वो पेन से दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये वाला जॉइंट तो नॉर्मल ये वाला हो गया।
तो इसके बीच में ऐसे नट लगा हुआ। अब मैं कहता हूँ ये सिंगल शीयर है, क्योंकि जब इसकी इट्स पर शीयर स्ट्रेंथ, देखो इट्स पर शीयर स्ट्रेंथ जब हमारी फेल हो जाती है, एक्सकीड हो जाती है, तो हमारे ये हमारा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ऐसे ब्रेक ऐसे ऐसे को हो जाता है, ये ऐसे को होता है। देखो आपको दिखाता हूँ मैं ये शैंक। वैसे तो अगर आपको पता है बोल्ट आपका देखो ऐसे बना, ये आपको बोल्ट ऐसे बना, ठीक है, ये ऐसे ही शैंक थोड़ा पतला हो गया और उसके वैसे थ्रेड और इस पे ऐसे आपका नट लगा होता है। ठीक है, अब देखो शैंक तो सीधा होता है, जब आपके ऐसे फोर्स लगती है ना, जब एक्सकीड हो जाती है इट्स पर शीयर स्ट्रेंथ से, जब एक्सकीड हो जाती है तो ना फोर्स एक इधर चलेगी, एक इधर ऐसे खींचेगा तो शैंक भी हिलेगा। तो शैंक भी एक शेयर प्लेन से ब्रेक करेगा, जो कि एक शेयर प्लेन आपका ये वाला हो जाएगा। एक ही शेयर प्लेन आया ना, और तो कोई नहीं आया ना, यहाँ से हुआ ये शेयर प्लेन एक आ गया, तो इसलिए हम इसे कहते हैं सिंगल शेयर। ठीक है, मोस्टली ये एक लैप जॉइंट में आता है। जब हम आते हैं कवर बर्ड्स में आता है, ठीक है ना, डबल कवर में आता है, तब हमारे डबल शेयर आता है। डबल शेयर इस तरह आता है, देखो आप देख सकते हैं इसमें डबल शेयर कैसे आएगा। एक इस तरफ को फोर्स लग रही है, एक इस तरफ को लग रही है, एक फिर से इस तरफ को लग रही है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। ये तो हमारी सिंगल शेयर थी। अब आते हैं डबल शेयर पे, देखो अब कैसे। आप देखोगे एक ने इस तरफ खींचा, एक ने इस तरफ खींचा, यहाँ पे शेयर आया, देख सकते हैं ना, जैसे इसमें सेम आया। अब वैसे सेम क्या हुआ, इसने भी इधर खींच ही रहा था और इसने इधर फिर से खींच दिया, तो यहाँ पे भी शेयर आ गया, है ना, यहाँ पे भी शेयर आ गया, तो ये हमारा डबल शेयर हो गया। समझ रहे ना आप, डबल शेयर। बस हम खेलते इसी में है, सारी गेम ही हमारी इसमें आती है, या फिर सिंगल शेयर या फिर डबल शेयर, इसके अलावा नहीं आता। आप सोचो कि ट्रिपल, 4, 5, 6 ऐसे नहीं, मोस्टली हमारे सिंगल शेयर या फिर डबल शेयर हम लेके चलते हैं। बाकी जो प्लेन्स वगैरह आगे होते हैं ना, वो तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे थोड़ा थोड़ा टफ होता रहेगा टॉपिक, तो आप ज्यादा अच्छे से समझते जाओगे। देखो अब इसमें एक आ गया, इसमें दो और इसमें एक ही था। ठीक है, ये तो हमारा आ गया शेयर फेलियर ऑफ बोल्ट। ठीक है, ये तो हमारा ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट आता है देखो बेरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट या फिर प्लेट। बेरिंग फेलियर हमारे बोल्ट में हो सकता है, प्लेट में हो सकता है। कैसे? ड्यू टू बेरिंग एक्शन द पोर्शन ऑफ प्लेट और बोल्ट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर मे गेट क्रस्ट। अब देखो क्रश में देखो क्या होता है, आप ये डायग्राम देखो, ये सारे स्केचेस है जो आपको एग्जाम में बनाने पड़ते हैं। देखो अब इसमें क्या आएगा, देखो एक ये प्लेट है, ये हमारा एक ऐसे ऊपर रखी है। अब इसमें कैसे डायग्राम बनी है हमारी, कुछ इस तरह बननी है। ये वाले का मैंने डॉट ले लिया, ठीक है, पता चलेगी हाँ भाई ये प्लेट भी नीचे लगी हुई है, लैप जॉइंट है, फोर्स ऐसे लग रही है। अब इसमें क्या होता है, देखो बेरिंग एक्शन हमारा ये ना, बेरिंग फेलियर बोल रहे या फिर बेरिंग एक्शन, तो बेरिंग एक्शन हमारे यहाँ पे लगे जिससे हमारा बेरिंग फेलियर हो। कैसे? ये देखो यहाँ पे हमारा होल था, हमारे ये जो नट था ना, ये होल है, ये होल हमारा एंगुलेट हो गया, होल हमारा ऐसे चौड़ा हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये हमारा होल था इसमें, तो ऐसे ये पूरा एक्सटेंड हो गया, और ये हमारे यहाँ पे बेरिंग फेलियर होता है। यहाँ से हमारी ऐसी क्रश हो जाती है, ये देखो ये ऐसे मैंने दिखा देना, तो यहाँ से हमारी क्रश हो जाती है हमारी प्लेट। ठीक है, ये तो हमारा किसका था, प्लेट के लिए, फेलियर ऑफ प्लेट। अब आता है फेलियर ऑफ बोल्ट। तो फेलियर ऑफ बोल्ट में क्या होता है, देखो कुछ इस तरह थोड़ा सा ऊपर से हिल जाता है, और वैसे अंदर से क्या होता है, पूरा शैंक ही हिल जाता है इसका। देखो शैंक भी तो लगा होगा बोल्ट, मतलब ये जो हमारा जैसे कनेक्शन लगा होगा तो हमारे ऐसे शैंक होएगा बीच में। ठीक है, जब मैंने इसे खींचा, ऐसे ऐसे खींचूंगा तो शैंक हिल गया। अब शैंक ऐसे टर्न हो गया, शैंक ऐसे मुड़ गया, तो इसे हम कहते हैं फेलियर ऑफ बोल्ट। तो कौन से फेलियर हो गए, बेरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट या फिर प्लेट। समझ रहे ना आप अच्छे से, बहुत ही थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये तो बेसिक है, इसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, बस एक बार आपने डायग्राम देखिए आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आपका ये फेलियर ऑफ प्लेट और फेलियर ऑफ बोल्ट हो गए, किसमें आते हैं, बेरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट में या फिर प्लेट में। ठीक है, अब आता है हमारे रप्चर ऑफ प्लेट। तो अब देखो रप्चर ऑफ प्लेट में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फेलियर इज ऑल्सो कॉल्ड टेयरिंग ऑफ प्लेट। भी हम इसे कहते हैं टेयरिंग ऑफ प्लेट या फिर रप्चर ऑफ प्लेट। क्यों कहते हैं, देखो इट विल टेक प्लेस अलोंग द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द प्लेट। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ कनेक्शन डिपेंड्स ऑन द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट। ये मैंने आपको वैसे लिख दिया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि टेंसाइल की वजह से होता है, तो मैंने बता दिया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारी डिपेंड किस पे करते हैं, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट पे करती है। अब देखो अब इसकी डायग्राम पे आते हैं रप्चर ऑफ प्लेट की। कुछ ऐसा होता है, वीक सेक्शन इसका कहाँ पे होता है, कनेक्शन पे, जैसे हमारा बोल्ट होता है ना, यहाँ पे होता है हमारा वीक। देखो अब आप सोचो कि ये हमारा पेन है, ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल है, अगर मैं इसमें से छेद कर दूं तो वहां पे हमारा वीक हो जाएगा ना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से भी ये कट जाएगा, यहाँ से भी ये कट जाएगा, तो ये थोड़ा यहाँ पे वीक हो जाएगा ना। वैसे तो नॉर्मल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर यहाँ पे मैं छेद कर दूं, एक नीचे छेद कर दूं और ऐसे कर दूं, तोड़ूं इसे, तो ये टूट जाएगा, तो वही हमारा वीक सेक्शन। और यहीं से हमारी ये प्लेट भी ऐसी हो जाती है, टीयर हो जाती है, यहाँ पे हमारे रप्चर आ जाता है प्लेट में। ठीक है, ऐसे हमारे रप्चर, जब हमारी ऐसे फोर्स लग रही होती है दोनों तरफ, पी मैं अगर कहूँ जैसे लग रही है, तो यहाँ से हमारी रप्चर होती है जॉइंट से। ठीक है, ऐसे हमारे ऐसे पूरी दरार सी पड़ जाती है, ऐसे क्रैक्स आ जाता है, ऐसे क्रैक्स आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं रप्चर ऑफ प्लेट। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो हमारे पास फोर्थ आता है टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट। तो देखो टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट क्या होता है, व्हेन बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू टेंशन इट फेल्स ड्यू टू एक्सेसिव टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग द वीकेस्ट सेक्शन। अब देखो अब इसमें बोल्ट की बात होगी, ठीक है ना, अब इसमें हमारी बोल्ट की बात हुई। बोल्ट की बात देखो कैसे अगर हम लेके आए इसमें, टेंसाइल फेलियर क्या होगा, टेंसाइल हमारा वीकेस्ट सेक्शन पर आएगा,
When bolt is subjected to tension, it fails due to excessive tensile stress along the weakest section. तो weakest section हमारा बोल्ट में क्या होता है, थ्रेड्स पर होता है। क्यों, देखो आप थ्रेड्स पर ही होएगा, सबसे ज्यादा शैंक से थोड़ा सा कम ही होएगा, तो ये हमारा वीकेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा देखो ऐसे फ्रैक्चर आया था थ्रेड पर। अगर मैं कहूँ कि इसके यहाँ तक ये पूरा बोल्ट, ये पूरा शैंक है ये वाला, तो देखो शैंक और यहाँ पे हमारा थ्रेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जल्दी तोड़ सकता हूँ। तो ये हमारा वीकेस्ट सेक्शन है, तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्चर होता है, टेंसाइल फेलियर ऑफ बोल्ट। ठीक है, ये हमारे 4 हो गए। अब 2 रह गए, 2 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देख लेते हैं 2 कौन से रह गए। तो देखो नेक्स्ट आता है हमारा 5th, shear failure ऑफ प्लेट एंड। तो ये देखो समझने वाले, ये इससे रिलेटेड होएगा। कैसे, तो देखो दिस टाइप ऑफ फेलियर अकर्स व्हेन देयर इज एन इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस। दिस टाइप ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग इनफ एंड डिस्टेंस। देखो कहते हैं कि जो shear failure ऑफ प्लेट एंड आता है ना, ये किस लिए आता है कि जब हमारे पास एंड डिस्टेंस कम होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं दोबारा से वो वाली डायग्राम, तो आपका एंड डिस्टेंस यहाँ पे ये वाला होता है। अगर हम कहते हैं कि इनसफिशिएंट है, मतलब कि बहुत ही कम हो गया ये, अगर ये बहुत ही कम हो गया तो पता है क्या होता है, हमारे कुछ इस तरह फेलियर रखा होता है, shear failure ऑफ प्लेट एंड। मतलब जो आपका ये एंड सा होता है ना, ऐसे तोड़ के ले जाती है हल्की सी ना, ऐसे तोड़ के ले जाएगा इतना सा पीस। अगर आप समझो ये होल है, ये होल है, ये बोल्ट है, और ये देखो sheared प्लेट पीस, तो ये ऐसे हमारे पीस ही खींच के ले जाएगी, पीस ही टूट जाएगा। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा था, ठीक है, यहाँ पे हमारे एंड डिस्टेंस कम था, तो यहाँ पे हमारी जब फोर्स लगी तो हमारा बोल्ट थोड़ा सा यहाँ से खिसका, और ये बोल्ट खिसकने की वजह से ये वाला जो हमारा पीस है ना, ये निकल ही जाएगा, ये निकल जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, shear failure ऑफ प्लेट एंड। ये shear failure ऑफ प्लेट एंड, आप समझ रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाला समझना। अब देखो, अब इसके बाद क्या आता है हमारा ब्लॉक फेलियर ऑफ प्लेट। अब ये इसके साथ ही है। कैसे, अ पोर्शन ऑफ द प्लेट में फेल बाय शेयरिंग एंड रप्चर नोन एज ब्लॉक फेलियर, या फिर हम इसे कहते हैं ब्लॉक shear फेलियर। shear फेलियर ऑफ प्लेट तो हम इसको कहते हैं, देखो इसको कहते हैं ब्लॉक shear फेलियर ऑफ प्लेट भी हम इसे कह देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एग्जाम पर्पज के लिए, या फिर बुक्स में आपको अगर लिखा हो तो। द शेयरिंग प्लेट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स along 1 2 3 4 5 6। देखो अब इसमें क्या कहते हैं, शेयरिंग भी आती है, शेयरिंग भी आती है और रप्चर भी आता है। ठीक है, शेयर ये वाला शेयर ही आएगा, और रप्चर भी आता है। रप्चर हमने पढ़ा था, देखो जो क्रैक ही आ जाता है, पूरा टूट जाता है वहां से। द शेयरिंग प्लेट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अलॉन्ग 1 2 3 4 5 6। कैसे, हमने कहा है कि जो शेयरिंग प्लेट है ना, वो हमारी फोर्स के लॉन्ग ही करती है, तो डायरेक्शन ऑफ देखो शेयर इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन देखो किसके अकॉर्डिंग लगी, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसी डायरेक्शन में, ऐसे और ऐसे, ऐसे नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसे कब लगेगी, देखो वेयर एज ए टीयरिंग या फिर रप्चर ऑफ प्लेट टेक प्लेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलॉन्ग 3 4। ये देखो ये बोल्ट्स नहीं है, बोल्ट्स हमारे 4 ही लगे हुए हैं, 1 2 3 मैंने आपको सिर्फ नेम करा है। अब कहते हैं जो हमारे टीयरिंग या फिर रप्चर हम कह देते हैं, वो हमारे अलॉन्ग 3 4 लगे। अब जब हमारे अलॉन्ग 3 4 लगे ना, ये पीछे से निकल ही आएगा बाहर, ये वाला पीस हमारा निकलेगा, क्योंकि शेयर आ गया। शेयर की वजह से मैंने कहा था आपको, शेयर से थोड़ा सा निकल आता है पीस, तो इसमें क्या ब्लॉक शेयर आ गया, तो ब्लॉक ही पूरा ही निकल जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा पूरा ब्लॉक निकला। देखो आपके ऊपर एक ऑटो कैड की ड्राइंग आएगी जो मैंने बताई थी, देखो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको पता चल जाए कैसे वो पीस एक निकल ही आता है बाहर, है ना। वो पीस आप देख सकते हैं, ड्राइंग देख सकते हैं ऊपर, आपको वो पीस निकल ही आता है। तो बस वही हमारा ये है, ब्लॉक शेयर फेलियर भी कह सकते हैं, ब्लॉक फेलियर भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जो भी कहना, जो आपको समझ आए आप वो बोलो। तो 1 2 3 के लॉन्ग हमारी 1 2 3 और 4 5 6 के लॉन्ग हमारी कौन सी लगती है, शेयरिंग। देखो शेयरिंग प्लेट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लॉन्ग 1 2 3 4 5 6। और हमारी जो रप्चर ऑफ प्लेट होती है वो हमारी लॉन्ग किसकी होती है, 3 4 कहते हैं, जो कि हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाती है, ये हमारी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाती है। ठीक है, अब बस ये 6 ही थे हमारे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आते हैं। अब ये 6 तो हो गए, अब हम इसमें आते हैं 2 हमारे थोड़े से फॉर्मुलाज है, वो हम कर लेते हैं। तो देखो अब आता है स्ट्रेंथ कैलकुलेशन फॉर बोल्टेड कनेक्शन। देखो ये सारे फॉर्मुलाज ना आपको कहाँ मिल जाएंगे, IS 800 में मिल जाएंगे, ये सारे फॉर्मुलाज आपको इसमें मिल जाएंगे। बस मैंने कहा कि चलो नोट्स बन जाएंगे एक आपके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे करवा दिया। नहीं तो वैसे अगर मैं इसको ना भी कराता ना, इजी रहता, मैं सीधा यहाँ पे क्वेश्चन शुरू कर सकता था। लेकिन बस ये है कि मैंने आपके फॉर्मुलाज यहाँ पे अच्छे समझाने के लिए करा है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से मैं सब आपको कोड में दिखाऊंगा, इनमें नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, शीट्स पे लिख के नहीं दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले हमारा क्या आता है, शेयर कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट। ये हमारे स्ट्रेंथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, बोल्ट या फिर प्लेट की जो हमें स्ट्रेंथ निकालने होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं न्यूमेरिकल्स में। आपको न्यूमेरिकल जब कराऊंगा ना नेक्स्ट लेक्चर में, आपको अच्छे समझ आएगा। तो देखो शेयर कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट सबसे पहले क्या होता है, देखो VDSB इज इक्वल टू VNSB डिवाइड बाय गामा MB। ठीक है, VDSB हमारा शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट हो जाता है, जो कि इक्वल टू होता है VNSB डिवाइड बाय गामा MB, जहां पे हमारा VNSB क्या होता है, देखो FUB डिवाइड बाय √3 ब्रैकेट में NN, N की मतलब पैर में N है, NN ANB प्लस NS ASB। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें क्या है, ये तो आपको फॉर्मूला से समझा के, वैसे भी IS 800 में सारे फॉर्मूला लिखे हुए आप दे सकते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से 10th में होता है, 10th चैप्टर में होता है, कनेक्शंस में होता है आपका शायद, हाँ ये कनेक्शन में होता है, आपको मिल जाएगा वहां पे।
देखो वेयर एफयूबी हमने निकालना सीख लिया, ठीक है। एफयूबी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी क्लास कैसे होती है, तो उससे आप निकाल सकते हो। एनएन क्या होता है, देखो नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विद इन द थ्रेडिंग ऑफ अ बोल्ट। अब देखो अब इसका क्या मतलब है, ये मैंने आपको नहीं समझाया। ये क्या होता है, जब आपका ये थ्रेड होता है, देखो अब सिंगल शेयर में ना मैं तो मोस्टली ये लेके चलता हूँ कि यार इसमें हमारा नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विद इन द थ्रेडिंग ऑफ बोल्ट आता नहीं। लेकिन जब आपको डबल शेयर वगैरह होता है ना, तो हम कहते हैं कि जो हमारे थ्रेड्स है ना वो यहाँ तक होते हैं। मैं कह देता हूँ ये वाले थ्रेड्स हमारे यहाँ तक है, ये वाले थ्रेड्स हमारे यहाँ तक हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे थ्रेड्स का एक शेयरिंग प्लेन हमारे यहाँ पे बन जाता है, तो वन हमारा यहाँ पे हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे वो होता है, तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद इन द थ्रेडिंग ऑफ अ बोल्ट। अब वो तो एनएस तो मैंने आपको समझाई दी, जो शेयर प्लेन आपके बने थे, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद इन द शैंक ऑफ अ बोल्ट। जैसे डबल शेयर में आपको 2 बन जाएंगे, सिंगल शेयर में 1 बन जाएगा। एएसबी क्या होता है, देखो सेक्शनल एरिया ऑफ द शैंक ऑफ अ बोल्ट। शैंक ऑफ अ बोल्ट का हमारा निकालते हैं सेक्शनल एरिया एएसबी, तो अभी हमने एस लिखा हुआ है। सेक्शनल एरिया ऑफ द शैंक ऑफ अ बोल्ट हमारे यहाँ पे क्या आएगा, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। पाई/4 इंटू डी स्क्वायर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है ए एन बी। अब ए एन बी क्या, देखो नेट शेयर एरिया ऑफ अ बोल्ट। तो नेट शेयर एरिया ऑफ अ बोल्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है 0.78 ए एस बी। 0.78 ए एस बी। ये बोल्ट का है, प्लेट का नहीं है, प्लेट का फर्क पड़ जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ये प्लेट्स का हमारे यहाँ पे फर्क पड़ता है, सेक्शनल एरिया और नेट शेयर एरिया हमारे फर्क पड़ता है बोल्ट और प्लेट्स में। तो हमारे बोल्ट का चल रहा, तो पाई/4 इंटू डी स्क्वायर हमारे ए एस बी बनता है, ए एन बी हमारे क्या बनता है 0.78 ए एस बी। जब हम फॉर्मुलाज वगैरह जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, आपको और अच्छे समझ आएगा। अब आता है देखो गामा एम बी, जो कि हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट होता है, जिसको हम 1.25 हम लेते रहते हैं। तो ब्लू पेन से मैंने इसलिए ये चीजें लिखी क्योंकि कांस्टेंट रहेंगी। ये हमारे एक थंब रूल ही दिए हुए है, तो पाई/4 इंटू डी स्क्वायर तो हमारा चलो फॉर्मुला ही हो गया। ये हमारा थंब रूल है 0.78 ए एस बी, और 1.25 हमारा ये भी कांस्टेंट रहेगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट। ठीक है, ये तो हमारा पहला हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट आता है सेकंड, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट। पहले था हमारा शेयर कैपेसिटी, अब आता है हमारा बेरिंग कैपेसिटी। उसका देखो वी डी पी बी इज इक्वल टू वी एन पी बी डिवाइड बाई गामा एम बी। तो गामा एम बी तो हमारा सेम ही रहा, ठीक है। हमारे यहाँ पे फर्क पड़ेगा वी एन पी बी, जहाँ पे हमारा देखो उसमें वी एन पी हमारा उसमें था वी एन एस बी, जहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मुला बना था। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये वैसे आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, एग्जाम में भी आपको ये चीजें ऐसी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। वी डी पी बी, वी एन एस, वी डी एस बी, ये सारी चीजें आपको वैसी लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, सारी वी एन पी बी। देखो अब इसमें वी एन पी बी क्या होता है, ये तो नीचे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रह गया। अब इसके देखो ये क्या होता है, देखो 2.5 के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू। आप समझ रहे हैं, देखो 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू। अब ये सारी चीजें क्या है वो मैंने लिखी हुई है। देखो वेयर के बी मिनिमम ऑफ, एक कांस्टेंट ही एक तरह का आप ले सकते हैं। के बी हमारा मिनिमम ऑफ क्या होता है E/3 डी नॉट। ई यहाँ पे क्या हमारा एज डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस नहीं है, एज डिस्टेंस है। E/3 डी नॉट, P/3 डी नॉट माइनस 0.25। P यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, एज डिस्टेंस पिच, एफ यू बी डिवाइड बाई एफ यू, या फिर 1। अब इसका मिनिमम लेना है, अगर आपका सबसे ज्यादा मिनिमम इसका 1 आता है तो आप 1 ले लो, नहीं आता तो इनमें से कोई पॉइंट्स में आता है तो वो लो, पर मिनिमम लो, ठीक है। अब देखो वैसे मैं सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने लिखी, देखो E इक्वल टू एच डिस्टेंस, P इक्वल टू पिच, एफ यू बी यहाँ पे हमारा यूज है वही अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। देखो यहाँ पे मैंने पहले प्लेट ली थी क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी कैसे। एफ यू बी में आपका यहाँ पे बोल्ट आएगा, और सिंपल एफ यू में आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आएगा। बस मैंने वही आपको समझाया था पहले, बी आ गया तो बोल्ट हुआ, कुछ भी नहीं आया तो आपका प्लेट के लिए हो गया। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, जो इनकी आपको ये रेशियो में निकालना होता है, अगर आपका ये सबसे कम आ गया तो आप ये भी ले सकते हैं। डी हमारा यहाँ पे क्या होता है, देखो नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट हमारा स्मॉल डी होता है। यहाँ पे अभी स्मॉल डी है नहीं, यहाँ पे है, ये यहाँ पे इस फॉर्मूला में आपका है, यहाँ पे नहीं है, इस फॉर्मूला में है, ठीक है। उसके बाद टी क्या था, मिनिमम थिकनेस ऑफ कनेक्टेड मेंबर्स। अगर 2 मेंबर्स सेम के है 10 mm के तो ठीक है, अगर कोई 12 का और एक 10 mm का है तो आपको सिर्फ 10 वाला लेना, 12 नहीं लेना, मिनिमम लेना है, ठीक है, याद रखना। तो टी यहाँ पे हमारा मिनिमम डल जाएगा। केबी का भी हो गया। अब आपका देखो एफ यू भी हो गया, अब ये भी हो गया, लेकिन केबी में आपका क्या रह गया, डी नॉट रह गया। अब देखो डी नॉट क्या होता है, देखो डी नॉट होता है डायमीटर ऑफ द होल। और देखो डायमीटर ऑफ द होल के लिए ना यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, क्या चीज है, देखो जब आपका ना बोल्ट का डायमीटर, जब आपका अच्छे से सुनना, वैसे मैं डिजाइन में भी आपको समझाऊंगा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेकिन इसमें आप और अच्छे से सुनना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपके दिमाग में घुस जाए ये बात। कैसे, जब आपका डायमीटर आपको बोल्ट का 12 से 14 mm दिया हो, 12, 13 और 14, ये 3 आपके पास हो, तो आप इसमें क्या लिखो 1 ले लोगे, ठीक है। 1 mm इसमें ऐड करोगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको दिया हुआ है 12 mm का आपको डाया दे दिया, अब आपका डी नॉट क्या हो जाएगा, 12 + 1 13, 13 mm का डी नॉट हो गया। डी नॉट यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ द होल। तो डायमीटर ऑफ होल आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है।
ताकि आपका के भी निकल जाए, के भी आपने यहाँ डाला ताकि आपका बेरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकल जाए। ठीक है, अब देखो उसमें क्या होता है, 16 से 24 में आपका क्या आएगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ आपका 20 दे दिया, आपको 20 दे दिया तो आपको यहाँ पे 2 ऐड करना है, तो 22 आपका यहाँ पे डी नॉट हो जाएगा। अगर आपको 24 से ज्यादा ही दे दिया, 24 कितना भी ज्यादा हो, 50 60 वैसे इतना बड़ा होता ही नहीं, तो 24 25 26 कुछ भी इतना हुआ तो आपका 3 आ जाएगा, तो ऐड 3 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आपको 24 दे दिया हो, 24 से बड़ा, वैसे मैं कहूँ अगर आपको 25 दिया, 24 भी हुआ फिर भी आपको 2 ऐड करना है। अगर आपको 25 आ गया फिर आपका +3 हो जाएगा, तो 28 mm आपका डायमीटर ऑफ द होल आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे मैं करवाऊंगा डिजाइन स्पेसिफिकेशन में भी आपको एक करवाऊंगा। तो 2 हो गए, अब तीसरा देखते हैं। तो देखो ये आ गया हमारा थर्ड। देखो थर्ड शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमने ये सेकंड निकाला और ये हमने फर्स्ट निकाला, देखो बुक्स में ये चीजें नहीं दी हुई है, जो मेरे नोट्स है ना बहुत अच्छे से मैंने बनाए हुए हैं। इसमें यह है कि बुक्स से नहीं है ये, आप सोचो ना यार कि बुक्स और इसमें मैं सेम चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बुक्स में कुछ और होगा, मैं कुछ और कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत नहीं है। बुक्स में एक अलग है, थोड़ा चेंज है। इसमें क्या होता है, देखो आपको पता है क्या होता है, जो मैं करवाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ, आपको शेयर कैपेसिटी भी पहले निकालनी है, फिर बेरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट भी निकालनी है। अब इन दोनों से जो सबसे कम होगी ना, वो हमारी आ जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना आप मैं कैसे करवाता हूँ। वैसे हमारे बुक्स वगैरह में क्या होता है, हमारे सिर्फ शेयर कैपेसिटी ले लेते हैं, सिर्फ शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकाल देते हैं, उसको हम स्ट्रेंथ बोल देते हैं। बुक्स में तो ऐसे हुआ है। ठीक है, बुक्स थोड़ी पुरानी चलती आ रही है, लेकिन आजकल वैसे क्या हो रहा है, देखो शेयर कैपेसिटी जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था, उसको क्या होता है, देखो शेयर कैपेसिटी और बेरिंग कैपेसिटी आपने निकाल ली, इन दोनों का जो मिनिमम हो गया ना, वो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकल जाएगी। क्योंकि हमारे देखो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन फॉर बोल्ट इग्निशन, तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट भी आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स भी आएगी, वो भी कुछ इस तरह ही आएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हमारी कैसे आएगी, इन दोनों का मिनिमम आपने इस फॉर्मूला में डाल ली, सारी वैल्यूज, क्या वैल्यू निकली, मैं कहता हूँ लेट 120 किलो न्यूटन निकली। ठीक है, इसकी हमारी कितनी निकली, 113 निकली, तो मतलब कि आपको 120 हमारी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होगी। ठीक है, 130 नहीं 120 होगी। हम मिनिमम ही लेते हैं, आपको पता है हम हमेशा अपने डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में हम सब कुछ मिनिमम लेते थे, तो मिनिमम लेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझानी थोड़ी जरूरी थी, क्योंकि बाद में समझाऊं फिर आप कहोगे सर आपने पहले नहीं समझाया पिछले लेक्चर में। देखो थर्ड आते हैं अब टेंशन कैपेसिटी ऑफ प्लेट। तो टेंशन कैपेसिटी ऑफ प्लेट में हमारा देखो TDN आता है 0.9 AN/FU डिवाइड बाय गामा M1। इसमें देखो क्या आता है सारा कुछ, वेयर AN, ये फॉर्मूला देखो सीधे सीधे है, AN नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट। ये मैं आपको भी बताऊंगा, अभी नहीं। वैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट, आपको देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको करना होता है देखो B माइनस एंड D नॉट इंटू में थिकनेस T। ये आपका नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट आता है, जिसमें हम नेट सेक्शनल एरिया में क्या होता है, जो हमारी जैसे प्लेट है। ठीक है, अब इसमें आपको ये ऐसे बोल्ट दिया होता है, आपको बोल्ट का एरिया माइनस कर देना है, बोल्ट के एरिया आपको माइनस कर देना है, ताकि आपका नेट सेक्शन एरिया है। अगर आपको बोल्ट ऐड हो रहा है, मतलब सबका ही आपको निकालना है, तो उसको हम ग्रोस कह देते हैं। नेट सेक्शन को हम कहते हैं जब हम आपका होल पूरा ये ऐसे होल, सॉरी मैं बोल्ट क्या गया, होल के लिए जब आपका यहाँ पे पूरा ये निकाल देता है आप एरिया, उसको हम कहते हैं नेट सेक्शनल एरिया। आप देखो आप इसमें दे सकते हैं एरिया ऑफ प्लेट क्या आएगा, देखो एरिया ऑफ प्लेट क्या आएगा, थिकनेस इंटू बी, ये हमारी बी होती है, इंटू में आपकी थिकनेस हो जाएगी, तो बी इंटू टी ऐसे हो गया, माइनस ये। अब माइनस आपको क्या करना है, बोल्ट की सारी है, तो यहाँ पे हमारे देखो क्या होता है, कितने बोल्ट आएंगे, वो तो हमारे एन हो गए, और ये डी नॉट इंटू टी, क्योंकि कितनी हमारी थिकनेस चल रही है, होल की भी थिकनेस तो होगी ना कुछ ना कुछ ऐसे, है ना। होल ये थोड़ी कि ऐसे प्लेन ही हो जाए, तो उसकी भी थिकनेस कुछ ना कुछ होगी, तो इंटू टी। तो यहाँ से हम बी माइनस एन डी नॉट इंटू ऐसे टी ऐसे कॉमन रहता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। वैसे मैं आपको पहले यहीं पे बता दिया एक बार। तो बस और क्या रह गया, देखो अब इसमें एफ यू रह गया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स। अब एफ यू है सिंपल, तो प्लेट्स के लिए गामा M1 हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.25, वो सेम ही रहेगा, तो 1.25 यहाँ पे है। यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो टेंशन कैपेसिटी ऑफ प्लेट। और उसके बाद देखो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर। और जो हमारा ब्लॉक शियर मैंने आपको करवाया था ना, ये वाला जो हमारा कुछ इस तरह आता है ब्लॉक शियर, तो उसके लिए जो हमारे फॉर्मूला यूज होता है तो कुछ इस तरह होता है, कैसे TDB, एक हमारा TBD होता है। देखो TDB हमारा क्या है, AVG FY डिवाइड बाय गामा M0 √3 प्लस 0.9 ATN FU डिवाइड बाय गामा M1। और देखो TBD में हमारे इसका बस उल्टा होता है, कैसे देखो 0.9 AVN FU डिवाइड बाय गामा M1 √3 प्लस ATG FY डिवाइड बाय गामा M0। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें क्या है, अब ये आपको मैं एक बार सारी चीजें समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। और इसमें से भी क्या करना होता है, चलो मैं आगे समझाता हूँ एक बार। तो देखो जहां पे हमारा AVG और AVN क्या है, AVG हमारा देखो आर द मिनिमम ग्रॉस, ये हमारा मिनिमम ग्रॉस है, और ये हमारा नेट है, एंड नेट एरिया इन द शियर अलोंग द बोल्ट लाइन पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब कहते हैं जो हमारा एरिया है ना, जो हमारा AVG और AVN है, वो कैसे हमारे कैलकुलेट होते हैं, इन द शियर कैलकुलेट होंगे। और कैसे कैलकुलेट होंगे, वो हमारे अलोंग द फोर्स होंगे, मतलब कि जैसे अगर हम कर लो पैरेलल, इसमें आता है ना, तो ये वाले 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे निकलेगी ना एरिया, जो हमारी
कौन सी हमारी यहाँ पे होगी, ग्रॉस और नेट एरियाज, वो हमारी एवीजी और एवीएन होती है, ठीक है। इसके अलॉन्ग है ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, ये हमारे ऐसे निकलेंगी, उसको हम एवीजी और एवीएन कह देते हैं। अब एटीजी और एटीएन क्या है, देखो, आर द मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरियाज इन टेंशन फ्रॉम द बोल्ट होल टू द एज ऑफ अ प्लेट और बिटवीन बोल्ट होल्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ये होता है अलॉन्ग 3-4 हमारी ऐसे निकल जाएगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हो जाती है, तो हमारी ये वाली फॉर एरिया हो जाती है। तो ये वाला मेरे एरिया हमारा कितना हो जाता है पूरा, एटीजी एटीएन। ये जब मैं आपको ना डिजाइन में करवाऊंगा ना, आपको और अच्छे से क्लियर होगा, डिजाइन में आपको सारे फॉर्मुलाज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे समझा रहा हूँ, ताकि मुझे पता है कि डिजाइन में आपको बहुत हेल्प करेंगे फॉर्मुलाज, और बहुत ही आपके काम आएंगे, वहीं पे आप सारा कुछ समझ आओगे। जहाँ पे आप देखो बाकी तो आप समझ गए, देखो एफ और एफ वाई हमारे क्या है, अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ऑफ प्लेट्स। तो प्लेट्स की हमारी एफ और एफ वाई तो आपको समझ गई, अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। गामा एफ नॉट हमारा क्या आएगा 1.1 और गामा एम वन हमारा क्या है 1.25, ठीक है। अगर आपको बस दोबारा ये फॉर्मुला लेके आऊँ तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला इसमें सारी आपको वैल्यू समझ आ गई। और एवीजेन, एटीएन, एवीएन, एटीजी सारा मैं आपको डिजाइन में अच्छे से समझाऊंगा, एक ही चीज करके समझाऊंगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैंने आपको सिर्फ फॉर्मुला करवा दिया, आपको समझाया नहीं अच्छे से, सब समझाऊंगा। अब देखो अब इसमें और चीज क्या होती है, जैसे मैंने उसमें आपको बोल्ट की बताया था ना, वैसे हमारी प्लेट की भी स्ट्रेंथ ऐसी निकलती है। बुक्स में क्या होता है, बुक्स में सिर्फ टेंशन निकाल देते हैं और खत्म करते हैं, लेकिन असली में क्या होता है, इन दोनों का मिनिमम होता है। इन दोनों का जो मिनिमम आएगा ना, वो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होगी, और इन दोनों का जो मिनिमम आएगा पहले तो वो लेना है और फिर उसको लेके इसके साथ कंपेयर करना है, ये समझ रहे ना। पहले तो इन दोनों का मिनिमम लेना है, इन दोनों का जो भी मिनिमम आ गया फिर इनके साथ कंपेयर करके ये वाली वैल्यू और ये वाली जो इसका मिनिमम आया, उसमें से जो मिनिमम आया वो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आ जाएगी, जैसे हमारी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आया, ठीक है। आप समझ गए ना अच्छे से ये, तो ये ऐसे आपका होगा। अब देखो टेंशन कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट क्या होती है। अब टेंशन कैपेसिटी अगर आपको बोला हो कि हाँ भाई टेंशन लग रहा है, तो आपको निकालनी है, नहीं तो ऐसे फालतू में मत निकाल देना, ठीक है। पहले 4 तो आपको निकालना है। टेंशन में यही होता है कि अगर आपको दी हुआ फिर आप निकालो, नहीं तो नहीं। ये वैसे मोस्टली हमारे टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट हमारा पता है किस में आता है, टेंशन मेंबर्स में आता है, जो हम डिजाइन करते हैं टेंशन मेंबर्स। देखो सबसे पहले आपका आता है, देखो ये 2 तरह के आते हैं, एक यील्डिंग में आता है, एक हमारे रप्चर में आता है शायद। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ड्यू टू द यील्डिंग ऑफ ग्रोथ सेक्शन। यील्डिंग ऑफ ग्रोथ सेक्शन हमारी क्या डिजाइन स्ट्रेंथ बनती है, TDBG, ग्रॉस आ गया ना ग्रॉस सेक्शन, तो TDBG इज इक्वल टू FYB। FYB हमारे यहाँ पे क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इंटू ASB डिवाइड बाय गामा एम नॉट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब एक दूसरा देखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं सारी चीजें क्या है। ASB वगैरह तो आपने पहले से देख चुके हैं आप क्या होती है। तो वैसे ही मैंने आपको कहा था रप्चर में भी होता है। रप्चर में देखो सेकंड आता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट ड्यू टू, देखो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा टेंसाइल फोर्स लगती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जब हमारी लगती है, तो उसमें मैंने आपको बताया था रप्चर हो जाता है, ठीक है। आपने रप्चर तभी पढ़ा था जब मैंने आपको समझाया था टेंसाइल स्ट्रेंथ लगती है, तो वही देखो रप्चर आ गया, यहाँ पे वही आ गया, ऊपर आपको मैंने टेंशन बोला तो वही हमारा लग गया, तो रप्चर में तो आना ही आना था। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ड्यू टू द रप्चर और एट द नेट सेक्शन, वो हमारा ग्रॉस सेक्शन था, ये हमारा नेट सेक्शन आ गया। तो देखो नेट सेक्शन में TDBN, एन आ गया नेट सेक्शन के लिए 0.9 FUB ANB डिवाइड बाय गामा MB। और देखो इसमें सारी चीजें क्या है, FUB हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मटेरियल है, FUB तो आपको पता ही है। FYB हमारी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट है, ये भी हमें निकालना आता है, ये भी हमें निकालना आता है, प्रॉपर्टी क्लास से हमने पढ़ा है। ANB और ASB वही है, नेट सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट और ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट, तो ये तो आपको पता ही है। ASB हमारे यहाँ पे क्या था, मेरे ख्याल से π/4 इंटू D², और हमारे ANB क्या होता है 0.78। ASB कुछ इस तरह ही था ना, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, हाँ तो ये इस तरह ही था, ठीक है, मैंने कंफर्म कर लिया, इस तरह था, मैंने आपको पहले से पढ़ा ही चुका मैं सारी चीजें, फिर भी मैंने आपको एक करवा रहा हूँ। तो देखो अब देखो नेक्स्ट है, थोड़ा सा ही रह गया, अब देखो नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इन कंबाइंड शियर एंड टेंशन। तो अब देखो कभी कभी कह देते हैं कि कंबाइंड शियर एंड टेंशन लग रहा है, पहले तो हम सारा शियर का पढ़ रहे थे, ये हमने टेंशन का पढ़ लिया, अब कहते हैं कंबाइंड लग रहा है, तो उसके लिए ना आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी पड़ती है। तो उसके लिए आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी पड़ती है, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी पड़ती है, VSB डिवाइड बाय VDB का स्क्वायर प्लस TB डिवाइड बाय TDB का स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.0, ठीक है, ये आपको समझ आए। अब इसमें क्या क्या चीज है, देखो वेयर VSB के इफेक्टेड शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द बोल्ट, VDB के डिजाइन शियर कैपेसिटी, TB के इफेक्टेड टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द बोल्ट, TDB के आपका डिजाइन टेंसाइल कैपेसिटी, ठीक है। ये वैसे बहुत कम लगता है, बहुत ही कम, रेयर है कि आपको ये ऐसे लग जाए, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि पहले जो हमारी सारे बेसिक सब खत्म हो, तो लास्ट में ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, 3-4 सब टॉपिक के 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, उसमें मैं ये सारी चीजें आपको कवर करवा दूंगा। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन सोचे है ना, उनमें तो अभी ये नहीं आता, स्ट्रेंथ इन कंबाइंड शियर एंड टेंशन नहीं आता, लेकिन मैं करवाऊंगा जब हमारे DCS खत्म हो गया। तो ये तो आपको समझ आ गया ना, तो स्ट्रेंथ इन कंबाइंड शियर एंड टेंशन भी आपका ये हो गया। अभी 6 की 6 फॉर्मुलाज आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज और आती है, वो 6 फॉर्मुलाज में नहीं आती, वो इसके बाद का भी पार्ट है।
मतलब कि मैं कह रहा हूँ ये भी बहुत कम इंपॉर्टेंट है, वो इससे भी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है। तो फिर मुझे ये है कि मतलब कि जो डिग्री एग्जाम्स वगैरह में होते हैं तो वो आया हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि यार मुझे करवा देना चाहिए। तो बस वो लास्ट है, वो भी हम देख लेते हैं क्या चीज है। तो देखो लास्ट चीज है हमारी स्लिप रेजिस्टेंस। तो स्लिप रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो द डिजाइन फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमारी डिजाइन फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस बाय अ बोल्ट एट द इंटरफेस ऑफ द कनेक्टिंग पार्ट इज गिवन 5। तो हमारी स्लिप रेजिस्टेंस क्या होती है, जो वो रेजिस्टेंस लगती है जो कि हमारी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है बोल्ट से। जो बोल्ट से हमारी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है वो हमारी रेजिस्टेंस, आपको पता है फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस सेम होते हैं। तो हम कहते हैं कि द डिजाइन फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारी प्रोड्यूस होती है बोल्ट से एट द इंटरफेस कनेक्टिंग पार्ट, उसे हम स्लिप रेजिस्टेंस कहते हैं। जिसका वो फॉर्मुला दिया हुआ देखो VDSF इज इक्वल टू VNF डिवाइड बाय गामा MF, जहां पे आपका VNF क्या है, देखो नॉमिनल फ्रिक्शनल कैपेसिटी प्रोड्यूस बाय बोल्ट। तो फ्रिक्शनल कैपेसिटी कितनी बोल्ट से हमारी प्रोड्यूस हुई, तो वही तो आप यहाँ पे लोगे है ना इसके फॉर्मूला में। तो VNF हमारा क्या है, म्यू एफ NC KH F नॉट, ठीक है FO बोलो F नॉट, मैं तो नोट ही बोल के चलता हूँ, आपकी मर्जी आप FO भी बोल सकते हो। तो म्यू एफ NC KH F नॉट, जहां पर म्यू एफ क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या आपको पता ही है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर आप स्लिप फैक्टर भी कह सकते हैं। यूजुअली हमारे 0.55 हम लेते हैं इसे, यूजुअली आपको आता है। अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया होता आप 0.55 ले सकते हो। KH हमारा क्या है 1 फॉर स्टैंडर्ड क्लियरेंस, तो हम KH हमारे यहाँ पे 1 आता है फॉर स्टैंडर्ड क्लियरेंस। अगर आपको दिया हुआ कुछ और तो आप वो भी दे सकते हैं, तो आपको IS 800 में सब मिल जाएगा। तो गामा MF क्या होता है हमारा, देखो 1.10 फॉर स्लीप रेजिस्टेंस डिजाइन एट सर्विस लोड। अगर आपको सर्विस लोड पे करवा रहे हैं डिजाइन तो आपका 1.1 लगता है। अगर आपको अल्टीमेट लोड पर करवा रहे हैं डिजाइन तो आपका 1.25 लगता है, ठीक है, जो आपका ये गामा MF ये है। जहां पे हमारा देखो F नॉट क्या है, मिनिमम बोल्ट टेंशन। तो मिनिमम बोल्ट टेंशन क्या हमारा ANB इंटू F नॉट। ANB तो आपको पता ही है नेट टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ बोल्ट आ जाएगा। और आपका F नॉट स्मॉल F नॉट है, ठीक है F नॉट है लेकिन स्मॉल F नॉट है, प्रूफ स्ट्रेस बोल देता है इसे, प्रूफ स्ट्रेस, जो कि हमारा 0.7 FUB है, जहां पे हमारे यहाँ पे F नॉट पे लग रहा है, ठीक है ना। ANB इंटू F नॉट जो हमारे यहाँ पे लग रहा है ये हमारा स्मॉल F नॉट है, जो कि हमारा क्या प्रूफ स्ट्रेस है। और प्रूफ स्ट्रेस कैसे निकला 0.7 FUB, जो कि हमारा FUB क्या, FUB हमारा क्या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ये आप समझ रहे हैं, देखो मैंने थोड़ा जल्दी में करा दिया लेकिन आप समझ रहे हो ना, इसकी चीज यहाँ पे समझा दी, फिर इसका ये समझा दिया, ऐसे ऐसे करते करते मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। ठीक है, NC आपको वहां पे दिया ही होगा, ठीक है NC आपका यहाँ पे मेरे ख्याल से नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स आपका यहाँ पे होगा शायद, NC आपका ये दिया होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, यही दिया होगा। तो आपको निकालने, वैसे क्वेश्चन में क्या है तो आप निकाल ही सकते हो नॉर्मली। तो यहाँ से आपके सारी चीजें दे दी मैंने, देखो कैच भी बता दिया, F नॉट बता दिया, कैपिटल F नॉट, जहाँ की हमारा स्मॉल F नॉट आया था, स्मॉल F नॉट हमारा प्रूफ से होता है, जहाँ पे 0.7 FUB आता है। FUB आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टी क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। बस आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था, ठीक है। देखो 30 to 40 मिनट्स का बन गया। अगर मैं इसमें डिजाइन के क्वेश्चंस करवाता, डिजाइन स्पेसिफिकेशन करवाता, 2 क्वेश्चन मैंने सोचे हुए हैं, तो बहुत लंबा लेक्चर जाता, तकरीबन 1.5 घंटा का लेक्चर ये बन जाता। तो मैं नहीं चाहता था कि यार एक ही लेक्चर में सब कुछ लगा दूं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 1-2 दिन के बाद मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, तब तक आप ये सारी थ्योरी अच्छे से समझ लेना। तो देखो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर, डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। तो आज हमने सारी थ्योरी कवर कर लिया। अब बस जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे सीधा हम उसके डिजाइन पर ही जाएंगे। सारी थ्योरी हमने कवर कर चुके हैं, सीधा हम डिजाइन क्वेश्चन में जाएंगे, जिसका आपको लिंक 1-2 दिनों में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और हमारी पूरी DCS की प्लेलिस्ट अब बनती जा रही है, तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल सिविल इंसाइट को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।